नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी दुनिया और मैं हूं नगमा। हमारी आज की लीड स्टोरी, आतंकवाद पनपा रहे पाकिस्तान का साथ दे रहा है तुर्की और अजरबैजान। दोनों देशों के रुख को लेकर भारत में इनके बॉयकॉट की अपील हो रही है। इसके साथ साथ एनडीटीवी दुनिया में आगे देखिए कि ट्रंप किस तरह से दुनिया भर के चौधरी बनने की कोशिश कर रहे हैं, कोई उनकी मध्यस्थता मांगे ना मांगे। इसके साथ ही जानेंगे कि कनाडा में भारतीय मूल की एक महिला को मिला है अहम मंत्रालय। कौन है ये महिला? और साथ ही आपको ले चलेंगे कॉन्गो, जहां पर महंगे खनिजों के सामने कितनी सस्ती है आम लोगों की जिंदगी। और आखिर में बीजिंग किस तरह पट गया है ओलों से। लेकिन हमारी लीड स्टोरी से पहले एक अहम खबर, और खबर यह है कि सिंधु जल संधि स्थगित करने से परेशान पाकिस्तान ने भारत से अपील की है। आपको पता है कि इंडस वाटर ट्रीटी अभी भी स्थगित है, अबेंस में है। पाकिस्तान को इससे अब परेशानी हो रही है। आने वाले दिनों में ये परेशानी बढ़ेगी तो पाकिस्तान ने भारत से कहा है कि वो अपने फैसले पर फिर से विचार करे, क्योंकि इससे पाकिस्तान में संकट आ जाएगा। तो हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा दिखा रहे हैं आपको ये रिपोर्ट। देखिए, जब सीज फायर हुआ था उसी वक्त भारत ने ये साफ कर दिया था कि ये जो सीज फायर हो रहा है केवल हथियारों के इस्तेमाल को लेकर हो रहा है। लेकिन भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो फैसले किए हैं, जिनमें कि सिंधु जल संधि को स्थगित करना भी एक बड़ा फैसला था, उस पर कोई विचार नहीं होगा। और जिस तरह से बार बार पानी रोका जा रहा है, पानी छोड़ा जा रहा है, उसके बाद पाकिस्तान में इस फैसले को लेकर काफ़ी हड़कंप है। पाकिस्तान को लगता है कि इससे उसकी पूरी अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी, क्योंकि कई राज्य उसके इन 3 नदियों के पानी पर निर्भर करते हैं। इसीलिए अब पाकिस्तान की ओर से गुजारिश की गई है कि भारत सिंधु जल संधि को स्थगित करने के अपने फैसले पर दोबारा विचार करे। इसके लिए पाकिस्तान के जो जल संसाधन मंत्रालय है उसकी ओर से भारत को एक पत्र लिखा गया है, जिसमें कहा गया है कि ये संधि जो थी बहुत सोच समझ करके की गई थी और इसलिए भारत को इस पर जो अबेंस में रखने का फैसला किया उस पर दोबारा विचार करना चाहिए। हालांकि भारत सरकार के सूत्रों की ओर से स्पष्ट किया गया है कि इस पर विचार करने का अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। और साथ ही भारत ने ये भी कहा है कि अब आगे जा कर के किस तरह से इस पानी का इस्तेमाल भारत के पक्ष में हो सके, इस पर काम किया जा रहा है। कुछ इमीडिएट फैसले किए गए हैं और उसके बाद कुछ मिड टर्म फैसले होंगे और कुछ लॉन्ग टर्म फैसले भी होंगे, जिसके तहत भारत ये सुनिश्चित करेगा कि अभी तक जो पिछले 50-60 वर्षों में भारत का हिस्से का पानी पाकिस्तान जाता रहा है, उसका उपयोग भारत के लोगों के हित में, भारत के सिंचाई के लिए, कृषि व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कैसे हो सकता है, इस पर अब काम किया जा रहा है। और अब आज की लीड स्टोरी, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी कि जेएनयू और तुर्की की आइनोनू यूनिवर्सिटी के बीच होने वाले एक समझौते को अगली सूचना तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। जेएनयू ने इसके पीछे सुरक्षा कारणों का हवाला दिया है। भारत में आतंकवाद फैलाने वाले पाकिस्तान का साथ देने वाले देश तुर्की और अजरबैजान के खिलाफ देश भर में माहौल बन रहा है। बल्कि तुर्की और अजरबैजान जाने वाले जो भारतीय सैलानी हैं वो अपना दौरा रद्द कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों से अपील भी की जा रही है। कारोबारी संगठन तुर्की से आयात रोकने की भी मांग कर रहे हैं। अजरबैजान की राजधानी बाकू की सड़कों पर घूमते लोगों में भारत से आए लोगों की अच्छी खासी तादाद है। लेकिन पहलगाम में हमला करवाने वाले पाकिस्तान का साथ देने की वजह से अब अजरबैजान जाने वाले भारतीयों की संख्या बहुत हद तक गिर सकती है। पिछले साल लगभग 26 लाख पर्यटक अजरबैजान गए, जिनमें तकरीबन 2.5 लाख सैलानी भारत के थे। 2023 की तुलना में ये संख्या 108% ज्यादा थी। हर भारतीय अजरबैजान में 1 लाख रुपए से ज्यादा औसतन खर्च करता रहा। लेकिन अब ये सब कुछ खत्म हो सकता है और यही हाल तुर्की का भी है, क्योंकि चीन के बाद वो ही पाकिस्तान का सबसे बड़ा मददगार रहा, चाहे वो हथियार हो या ड्रोन। पिछले साल 6 करोड़ से ज्यादा सैलानी तुर्की गए, जिनमें से 3,30,000 के आसपास भारत के थे। 2023 की तुलना में यह संख्या 20.7% ज्यादा रही। तुर्की जाने वाला हर भारतीय औसतन 85,000 खर्च करता है। लेकिन भारत में अब तुर्की के बॉयकॉट का सिलसिला तेज हो गया है। तुर्की से आने वाले सेब, संगमरमर और ग्रेनाइट पर भी
खतरा है। 2021-22 में 563 करोड़ के, 2022 से 23 में 739 करोड़ के और 2023-24 में 821 करोड़ के सेब आयात किए गए। बागवानों से लेकर कारोबारियों तक ने सेब आयात पर पाबंदी लगाने की मांग शुरू कर दी है। टर्की एप्पल का 20% भी रिक्वायरमेंट बची नहीं है अभी। सब लोग बोल रहे हैं कि मेरे को टर्की एप्पल नहीं मिलता है अभी करके। पहले इससे पहले बहुत अच्छी तरह से वो बिक रहा था, चल रहा था। कम से कम 6 नग के 500-600 पैकेट हमारे बिक रहे थे डेली के। लेकिन जब से टर्की ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया है, तब से पूरी तरह से टर्की एप्पल खाने के लिए कोई तैयार नहीं है। अगर ये आयात बंद होता है तो बागबानी से जुड़े हिमाचल प्रदेश के 4 लाख, जम्मू कश्मीर के 8 लाख और उत्तराखंड के 1 लाख परिवारों को काफी फायदा होगा। CAIT जैसे संगठन चीन, तुर्की और अजरबैजान का पूरी तरह से बॉयकॉट करने की अपील कर रहे हैं। इस बीच जाने माने उद्योगपति हर्ष गोयनका ने ट्वीट करके कहा है कि पर्यटन के जरिए भारत तुर्की और अजरबैजान को हर साल 4,000 करोड़ रुपए से ज्यादा देता है। आज दोनों पाकिस्तान के साथ हैं। भारत और दुनिया में बहुत सारी खूबसूरत जगह हैं, कृपया इन 2 जगहों पर न जाएं। आतंकवाद को पालने पोसने वाले पाकिस्तान और उसके सहयोगियों पर चौतरफा स्ट्राइक जारी है। भारत सरकार ने चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स और समाचार एजेंसी शिन्हुआ के एक्स खाते भारत में ब्लॉक किए। तुर्की के सरकारी चैनल TRT वर्ल्ड के एक्स खाते को भी ब्लॉक किया गया, हालांकि बाद में इसे बहाल कर दिया गया। भारत ने इन पर झूठी खबरें फैलाने का आरोप लगाया है। इन फैसलों के नतीजे फौरन भले ही नजर न आए, लेकिन इनके दूरगामी परिणाम तुर्की और अजरबैजान जैसे देशों के लिए बहुत ही नुकसानदेह हो सकते हैं। मालदीव और बांग्लादेश जैसे देशों की मिसाल है कि भारत का असर इस वक्त दुनिया में कितना ज्यादा काम करता है। और हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं पूर्व राजदूत राजीव भाटिया। राजीव भाटिया जी, भारत का तुर्की के साथ किस तरह का रिश्ता रहा है? अजरबैजान एक छोटा सा देश है, लेकिन इस मौजूदा कॉन्फ्लिक्ट में ये देखा गया कि अजरबैजान और तुर्की किस तरह से पाकिस्तान के साथ खड़ा था। तुर्की के हथियार, वहाँ पे ड्रोन सब इस्तेमाल वहाँ पर हुए। तुर्की की भारत ने काफ़ी मदद की, उसकी आपदा के समय भी भारत उन पहले देशों में था जो वहाँ पर मदद के लिए पहुँचा था। तो ये जो शिफ्ट है या फिर कहें कि उनका अपना स्ट्रेटेजिक अलायंस है पाकिस्तान के साथ, इसे कैसे समझें हम? तुर्की देखिए एक तरह से बहुत महत्वपूर्ण देश है। उसकी जो भौगोलिक स्थिति है और जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है उसको महत्वपूर्ण माना जाता है। उसका यूरोप में भी दखल है, एशिया में भी दखल है जी, अफ्रीका में भी उसके संबंध बहुत बढ़ गए हैं। मगर अभी जो हाल में जिस तरह से आपकी रिपोर्ट ने बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत किया, भारत और पाकिस्तान के संबंधों को लेकर निस्संदेह टर्की एक ऐसा रुख इख्तियार किए हुए है जो कि किसी भी हालत में भारत के हितों में नहीं है। और इसलिए ये निश्चित है कि भारत की प्रजा की तरफ से, भारत की जनता की तरफ से, भारत के व्यापार की तरफ से, भारत की इंडस्ट्री की तरफ से जो प्रतिक्रियाएं होंगी वो नकारात्मक प्रतिक्रियाएं होंगी। तो इस समय हम लोग को सब बातों को देखते हुए सोच समझकर इस पर कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए। लेकिन भारत और तुर्की का रिश्ता कैसा रहा है? किस तरह का कारोबार के सेंस में, या वहाँ पर टूरिज्म इतना ज़्यादा, भारत से टूरिस्ट बहुत ज़्यादा वहाँ पर जाते थे, और अगर ये इस तरह का बॉयकॉट या लोगों के मन में जो भावना वो रही तो तुर्की को काफ़ी नुकसान होगा। निस्संदेह इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। रिश्ता अच्छा रहा है और अभी तक कोई बहुत ज़्यादा बड़ी राजनीतिक समस्याएं नहीं आती थी, मगर फिर भी इसमें कोई शक नहीं था कि ये जो पाकिस्तान का फैक्टर है ये नया फैक्टर नहीं है, ये पहले से ही चला आ रहा है, अब ज़्यादा बढ़ गया है जी। और इसलिए उसके बारे में जो प्रतिक्रियाएं आज आपने बताई हैं भारत में, उनको देखते हुए मुझको लगता है कि जो भी रिश्ते भारत और टर्की के रहे हैं अब उसमें और ज़्यादा तनाव बढ़ सकता है। और ये और जगहों पर भी बात बराबर जाहिर हो रही है जी। और
निस्संदेह इस बारे में गंभीरता से हमको देखना पड़ेगा। हमारे साथ आप बने रहें राजीव भाटिया जी। एक और रिपोर्ट हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो दुनिया भर की एक तरह से चौधराहट कर रहे हैं। वो कतर पहुंचे हुए हैं और इससे पहले सऊदी अरब में उन्होंने सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शरा से मुलाकात की, जो एक वक्त में इनामी आतंकवादियों की लिस्ट में हुआ करते थे, अमेरिका के ही लिस्ट में थे। दोनों देशों के राष्ट्रपतियों के बीच 25 साल में ये पहली मुलाकात हुई है। इससे पहले 2000 में जिनीवा में सीरिया के राष्ट्रपति हाफिज अल असद और अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की मुलाकात हुई थी। जिस शख्स को आतंकवादी बताकर अमेरिका ने 86 करोड़ रुपए का इनाम रखा था, जो आतंकवाद के आरोप में इराक की जेल में बंद रहा, उसी शख्स के साथ अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बैठे बात कर रहे हैं। ये सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शरा हैं। साथ में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बैठे हैं। बताया जा रहा है कि तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन भी ऑनलाइन जुड़े हुए थे। इससे पहले ट्रंप ने सीरिया के खिलाफ लगी तमाम पाबंदियों को सऊदी अरब और तुर्की की अपील के बाद हटाने का ऐलान कर दिया। ट्रंप के ऐलान के फौरन बाद सीरिया के लोग जश्न मनाने के लिए सड़कों पर उतर पड़े। ट्रंप सऊदी अरब, कतर और संयुक्त अरब अमीरात की 4 दिनों की यात्रा पर निकले हुए हैं। सऊदी अरब के साथ अरबों खरबों की हथियार डील करने के बाद कई और डील उनके एजेंडे में हैं। उन्होंने खाड़ी के नेताओं से कहा है कि वो न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर फौरन ही ईरान के साथ एक डील करना चाहते हैं। उनका काम है कि इस इलाके में ईरान की शह पर जो संगठन काम कर रहे हैं, उनको मदद बंद करने का वादा भी इस डील का एक हिस्सा होगा। I want to make a deal with Iran. I want to do something if it's possible. But for that to happen, it must stop sponsoring terror, halt its bloody proxy wars, and permanently and verifiably cease its pursuit of nuclear weapons. साफ है कि ट्रंप चाहते हैं ईरान गाजा में हमास, लेबनान में हिजबुल्लाह और यमन में हूती विद्रोहियों की मदद बंद करे। लगता है कि ट्रंप के एजेंडे में हर मुद्दा है। You've been able to do, but we'll soon be joining the Abraham Accords. रियाद में निवेशकों की एक बैठक में उन्होंने कहा कि उनकी इच्छा, उम्मीद और सपना है कि सऊदी अरब जल्द ही एब्राहम अकॉर्ड में शामिल हो। ये भी कहा कि ये दिन पश्चिम एशिया के लिए खास होगा। ट्रंप ने कहा कि सऊदी अरब अपने वक्त के हिसाब से ये काम कर सकता है। ट्रंप ने चुनाव जीतने से पहले दुनिया के सारे संकट चुटकियों में निपटा देने के वादे किए थे। शुरुआत में सख्ती दिखाने की कोशिश की, लेकिन कनाडा से लेकर ग्रीनलैंड तक उनकी चली नहीं। चीन उनके दबाव में आया नहीं, यूरोप उनको भाव नहीं दे रहा। पश्चिम एशिया में ईरान उनके सामने झुकने को तैयार नहीं और रूस अपने मन की कर रहा है। लेकिन इसके बाद भी हर जगह चौधरी बनने की ट्रंप की मंशा पर कोई फर्क पड़ता दिखाई नहीं दे रहा। तो राजीव भाटिया जी, ट्रंप उन जगहों पर भी कोशिश कर रहे हैं या दावे कर रहे हैं मध्यस्थता की, जहां पर उनको मध्यस्थता के लिए ना बुलाया जा रहा है, और दूसरे अब आप देखें कि अरब देशों के साथ वो जो अपना रिश्ता बना रहे हैं, उनके तमाम रिश्ते कारोबार पर टिके हैं। उनकी स्ट्रैटेजी पे क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि जो वेस्ट एशिया जिसको हम लोग कहते हैं, उसमें राष्ट्रपति ट्रंप का बहुत ज़्यादा रुचि रही है और ये स्पष्ट थी जब वो पहली दफ़े राष्ट्रपति बने थे। और उसी समय ये जो आपने रिपोर्ट में कहा है अब्राहम अकॉर्ड्स की बात, उसी समय सब बातें शुरू हुई थी और पूरी कोशिश थी कि सऊदी अरेबिया को उस समझौते के दायरे में ले आया जाए। तो इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि अब दूसरे अपने टर्म में वो उसी बात को फिर से शुरू कर चुके हैं और उसमें इस समय लग रहा है कि शायद थोड़ी सफलता भी मिली है। इससे पहले आपको याद है कि जब इजराइल और हमास की लड़ाई हुई तो उसका भी एक मुख्य कारण यही था कि किसी भी तरह से सऊदी अरेबिया को
इस समझौते के दायरे में आने से रोका जाए। जी। तो निस्संदेह अब इस समय अमेरिका की डिप्लोमेसी उस दिशा में, उस डायरेक्शन में काम कर रही है और ये हमें मान लेना चाहिए कि अमेरिका अभी भी दुनिया का एक बड़ी प्रमुख शक्ति है, जी। सैनिक रूप से, आर्थिक रूप से। तो अब ये देखना होगा कि किस तरह से और कहाँ तक ये प्रयत्न सफल होते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद आपका राजीव भाटिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमेरिका जो सैन्य और आर्थिक शक्ति है उसकी जगह बनी हुई है, लेकिन ट्रंप कई जगहों पर पहले एक धमकी देते हैं, फिर पीछे हटते हैं और उसके बाद कारोबारी डील करते हैं। ये सब जगह नज़र आ रहा है। आगे बढ़ते हैं खबरों में और अब देखते हैं खबरें दुनिया के कोने कोने से। भारतीय मूल की अनीता आनंद कनाडा की नई विदेश मंत्री बनाई गई हैं। पीएम मार्क कार्नी ने अपनी कैबिनेट में बदलाव किए हैं और अनीता आनंद को विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अनीता इससे पहले रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी भी निभा चुकी हैं। अब तक विदेश मंत्री का पद निभा रही मेलेनी जॉली को उद्योग मंत्रालय सौंपा गया है। फ्रांसवा फिलिप शॉपे वित्त मंत्री बने रहेंगे। वहीं डोमिनिक लोबला अमेरिकी व्यापार और अंतर सरकारी व्यापार मंत्री बने रहेंगे। और एक योद्धा को आराम करने का अधिकार होना चाहिए, ये बात उरुग्वे के पूर्व राष्ट्रपति खोसे मुजिका ने अपने आखिरी इंटरव्यू में कहते हुए बताई। ये जानकारी दी कि उनके शरीर में कैंसर इतना फैल चुका है कि उनकी मौत नज़दीक है। 2010 से 2015 तक उरुग्वे के राष्ट्रपति वो रहे, लेकिन अपनी सादगी भरी जिंदगी और सामाजिक सुधारों की वजह से वो दुनिया भर में मशहूर हुए। पेपे नाम से मशहूर मुजिका ने बतौर राष्ट्रपति अपनी तनख्वाह का 10वां हिस्सा ही अपने पास रखा, बाकी सब दान करते गए। वो चलते भी अपनी पुरानी खटारा फोक्सवैगन बीटल में थे, इसलिए वो दुनिया के सबसे गरीब राष्ट्रपति के नाम से मशहूर हुए। क्यूबा की क्रांति से प्रेरणा लेकर सियासत में आए, छापेमार लड़ाके के तौर पर संघर्ष किया। 1970 और 80 के दशकों में 14 साल से भी ज़्यादा जेल में रहे। 6 गोलियां उनको लगी, 4 बार पकड़े गए और 2 दफ़ा जेल से भागने में कामयाब रहे। 89 साल की उम्र में इस योद्धा को आखिरकार कल जाकर आराम मिला। और आइए अब आखिर में आज की तस्वीर, और ये तस्वीर है चीन की राजधानी बीजिंग की, जहां पर ओलों की बारिश इस कदर हुई है। मंगलवार की शाम से देर रात तक बारिश हुई, तेज हवा चली और ओले गिरे। सड़कें ओलों से पटी हुई हैं। बताया जा रहा है कि इससे लोगों को बहुत परेशानी हुई है। इन ओलों का जो आकार है वो बहुत बड़ा था, कुछ टेबल टेनिस बॉल के बराबर थे ओले।